रूस और यूक्रेन के तनाज़े की वजह से मगरबी ममालिक और रूस के जो ताल्लुकात हैं मजीद ख़राब हो चुके हैं। अपोजिशन की कुछ जमातों के साथ उनके नाम भी जोड़े जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। वो तक ये कह रहे हैं अपने कॉलम्स में कि हुकूमत गिराना आसान नहीं है। अपोजिशन जो बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रही है क्योंकि उनको भी पता है कि इसके बाद फिर उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाशुक्री एक मोजी मरज़ है जो इंसान में एहसास कमतरी की वजह से पैदा होता है और जब ये एहसास जन्म लेता है तो फिर इंसान को अपने पास मौजूद जो नेमतें होती हैं वो नज़र नहीं आती हैं, उससे अपनी सलाहियतें भी बेकार लगती हैं। दूसरों के पास जो मौजूद नेमतें हैं वो देख कर, उनकी सलाहियतें देख कर इंसान कुड़ता है और वह भूल जाता है कि उसका दामन भी खाली नहीं है और इसी भूल में नाशुक्री कर बैठता है जिसका फिर उसे नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे कि कहानी में एक कौवा आज़ाद होने के बावजूद, हर किस्म के खाने दस्तयाब होने के बावजूद कॉम्प्लेक्स का शिकार होकर नाशुक्री पर उतर आता है। अच्छा, कहानी कुछ यूँ है कि किसी जंगल में एक सियाना कौवा रहता था और वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। बगैर किसी फ़िक्र के वो पूरा दिन घूमता फिरता, तरह तरह के खाने पीने का लुत्फ़ उठाता और अंधेरा होते ही किसी खुशबूदार दरख्त पर रात बसर करता। अच्छा, ज़िंदगी के हसीन दिन गुजरते गुजरते एक दिन जब उसकी एक हंस से मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के बाद कौवा परेशान हो गया। दरअसल उसकी परेशानी की वजह यह थी कि उसे अंदर ही अंदर ये खाए चली जा रही थी फ़िक्र के हंस जो है वो इतना सफ़ेद है और वो इतना काला क्यों है, यानी कौवे के अंदर एहसास कमतरी पैदा हो गया। अच्छा, कौवा ये सोचने लगा कि ये हंस जो है दुनिया का सबसे खुशकिस्मत परिंदा होगा और कौवे ने अपनी ख्यालात जो हैं वो हंस को बता दिए। उसने आगे से कहा, असल में मुझे लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ जब तक मैंने तोता नहीं देखा था। तोते के पास 2 मुख्तलिफ रंग होते हैं, अब मैं सोचता हूँ कि तोता सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत होगा। अच्छा, कौवा जो है वो तोते के पास पहुँचा। तोते ने कौवे को बताया कि मैं बहुत खुश ज़िंदगी गुजार रहा था और फिर मैंने मोर को देखा, मेरे पास तो सिर्फ 2 रंग है जबकि मोर के पास तो कई रंग है। जिसके बाद कौवा मोर से मिलने चिड़ियाघर पहुंच गया। अब वहाँ कौवे ने देखा कि सैकड़ों लोग मोर को देखने आए हुए थे। लोगों के रवाना होने के बाद कौवा मोर के करीब गया। कौवे ने कहा कि प्यारे मोर, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें देखने रोज़ाना हज़ारों अफराद आते हैं, मुझे लगता है तुम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। मोर ने जवाब दिया कि मैं भी यही सोचता था कि मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, खुशकिस्मत परिंदा हूँ, लेकिन मैं अपनी खूबसूरती की वजह से चिड़ियाघर में कैद हो गया हूँ और मैंने चिड़ियाघर पर काफ़ी गौर किया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ कौवा वो वाहिद परिंदा है जो चिड़ियाघर के किसी पिंजरे में कैद नहीं है। पिछले कुछ दिनों से मुझे लगता है कि अगर मैं कौवा होता तो आज़ाद होता। और अगर बागौर जायज़ा लें तो हम में से कुछ इंसान भी ऐसी ज़िंदगी गुजार देते हैं और ज़िंदगी का जो मुआवजा करते करते बाकायदा नाशुक्री करने लग जाते हैं और नाशुक्री करते चले जाते हैं। जो अल्लाह ने दिया होता है हम उससे लुत्फ़ नहीं उठाते और अपने पास भी रुपया पैसा होता है लेकिन हम दूसरों के पास ज़्यादा पैसा होने का गम करते रहते हैं और इसी वजह से बेचैन हो जाते हैं, बेसुकून ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अच्छा, अल्लाह ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है लेकिन इंसान फिर भी नाशुक्र है। नाज़रीन, अपने से ज़्यादा जिसके पास होता है उससे मुआजना एहसास कमतरी में ही आपको मुब्तला करेगा ना, तो कंपैरिजन करना ही है तो फिर अपने से कमतर से करें, या मेरे ख्याल सब करें ही ना। और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जिसने आपको इतनी नेमतें दी हैं। लेकिन ये जो नाशुक्री है और ये जो कॉम्प्लेक्स है हम अपने रहबरों में भी देखते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा देखते हैं। अब एक तरफ PDM है जो हुकूमत को गिराकर खुद इक़्तिदार में आना चाहती है और उसे ये लगता है कि हुकूमत से बेहतर परफॉर्म कर सकती है। फिर इसी PDM और पीपल्स पार्टी में भी एहसास बरतरी और एहसास कमतरी का मुकाबला चल रहा है। दोनों को दावा ये है कि जी वो बेहतर अपोजिशन कर रही हैं, लेकिन सच्ची बात ये है कि अपोजिशन बस नाम की अपोजिशन है। मैं नहीं कह रही हूँ। अपोजिशन की अब तक की जो सियासत आप देख लें वो खुद इस बात का मुँह बोलता सबूत है। अच्छा, जलसे, इस्तीफ़े, लॉन्ग मार्च, क्या क्या दावे किए, सारे फ्लॉप हो गए। अब इसी तरह हुकूमती वज़रा के बकौल अपोजिशन का ये कहना कि अदम एतमाद की तहरीक के लिए उसके पास नंबर्स पूरे हैं, ये सिर्फ खुद को तसल्ली है, वरना हकीकत में दूर दूर तक अदम एतमाद की तहरीक लाने के आसार नहीं है। अब अगर अब देखा जाए तो किसी भी चीज़ की हाइप बनाने की सूरत में दूसरों पर उसके गहरे असरात पड़ते हैं, क्योंकि किसी चीज़ की सनसनी फैलाने से शायद यही सोच दिमाग में चल रही होती है कि आगे क्या होगा या आगे क्या हो सकता है। जैसे कि किसी ड्रामे में इतना आप तजस्सुस क्रिएट कर दें कि देखने वाले अगली किसके आने तक इंतज़ार करते रहें और बेसब्री उनकी ख़त्म ही ना हो कि आगे पता नहीं क्या होने लग रहा है, और वो पूरा हफ्ता इसी में सोच में गुजार दें कि आगे पता नहीं क्या होगा क्योंकि सनसनी इतनी फैला देगी पिछली किस्त में। अब ठीक वैसे ही अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक का शोशा छोड़ती है ताकि हुकूमत और अवाम में तजस्सुस रहे। अगर अपोजिशन ने वाकई अदम एतमाद का जो पत्ता है वो खेल दिया
तो क्या होगा फिर इसके बाद ऑपोजिशन के पास हुकूमत गिराने के लिए कोई और ऑप्शन तो बाकी नहीं रहेगा ना, समझ लिए आखिरी ऑप्शन है। अब इसलिए ऑपोजिशन बहुत सोच समझकर अदम एतमाद की तहरीक पर फोकस करना चाहती है और तब तक तजस्सुस फैलाया जा रहा है ताकि लोगों को उस किस्त का बेसब्री से इंतजार रहे। अब इस हवाले से ऑपोजिशन जो बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रही है क्योंकि उनको भी पता है कि इसके बाद फिर उनके पास भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। हसन खाबर साहब वो अपोजिशन पर तंज करते हुए कह रहे हैं कि जी काफ़ी अरसे से अपोजिशन जो है वो नंबर्स पूरे होने के दावे कर रही थी। अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे होते तो ये अदम एतमाद में एक सेकंड भी ना लगाते। वैसे सही कह रहे हैं क्योंकि मरियम ने खुद कहा कि हम तो इस हुकूमत को घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर किस वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, किस बात का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, बिलावल नून लीग से वज़ीर आज़म चाहते हैं जबकि नून लीग नए इलेक्शन में जाना चाहती है। हसन खाबर साहब ने यह भी कहा कि जी ऑपोजिशन के सुर और ताल नहीं मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी बढ़कों के बाद ऑपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल रही है। ऑपोजिशन को यही कहूँगा कि जब दमखम नहीं है तो फिर लंबी लंबी क्यों छोड़ते हैं। ऑपोजिशन को अगले इलेक्शन तक इसी तनख्वाह में गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन ऑपोजिशन बज़िद होकर हुकूमत को खुलेआम ये पैगाम दे रही है कि वज़ीर आज़म के घबराने का वक्त शुरू हो गया है। लेकिन वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को ना घबराने का मशवरा दे दिया और वज़ीर आज़म साहब क्या कहते हैं कि जी जब हमने हुकूमत की बागडोर संभाली थी तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। इक़्तिदार में आने के बाद मैंने जो सबसे ज़्यादा जुमला अदा किया वो यही था कि घबराना नहीं है। मैं अपनी काबीना को भी बार बार यही कहता हूँ कि घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, और अब अपोजिशन को मुखातिब करके कहता हूँ कि घबराना नहीं है। यानी मतलब साफ़ है, मतलब वाज़ेह है कि इमरान खान अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक और धरनों से ज़रा भी परेशान नहीं है। अच्छा, वज़ीर आज़म शायद अपने पैगाम के ज़रिए अपोजिशन को बताना चाहते हैं कि अपोजिशन जो चाहे कर ले, हुकूमत अपनी मुद्दत हर सूरत में पूरी करके रहेगी। लेकिन बिलावल साहब वो ये कहते हैं कि अपोजिशन खिलाफ एक पेज पर आ जाए तो हुकूमत का सफ़ा फाड़ा जा सकता है। ज़रा सुनिएगा बिलावल को। जी तो सुना आपने बिलावल को। अब लग ऐसा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी लचक का मुजाहरा करते हुए नून लीग को वज़ारत उज़्मा की खुली डुली ऑफर करा रही और देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का नून लीग पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो उस सूरत में इन हाउस तब्दीली आ जाती है, तो फिर ऐसे में नून लीग अक्सरियत में होने की वजह से अपना वज़ीर आज़म बनाने का हक रखेगी। लेकिन इतलात क्या बताती हैं कि जी नून लीग इन हाउस तब्दीली पर यकीन नहीं रखती है, बल्कि वो फौरी तौर पर आम इंतखाबात की जानिब जाना चाहती है। अब ऐसे में एक बार फिर से पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक हो सकता है और दोनों जमातों के दरमियान फिर से नया तनाज़ा खड़ा हो सकता है। और वैसे भी बिलावल पुरानी बातें अभी तक नहीं भूल रहे हैं और वक्फे के साथ वो नून लीग की नाक़िस सियासत पर बात भी करते रहते हैं और पीपल्स पार्टी की दानाई के साथ जो सियासी चाल चलने का जिक्र है वो भी अक्सर करते रहते हैं। और इस बार भी उन्होंने सेनेट के इंतखाबात का जिक्र छेड़ते हुए कहा कि जी दीगर अपोजिशन जमातों ने हमने सेनेट के इंतखाबात का बॉयकॉट करने का कहा, लेकिन हमने बॉयकॉट करने के बजाय हुकूमत का डट कर मुकाबला किया, सेनेट में हुकूमत को शिकस्त दी। अगर हम अपोजिशन जमातों की बात मान लेते तो हुकूमत को शिकस्त देने में कभी कामयाब नहीं होते। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जी बिलावल ने अपोजिशन जमातों को ये मशवरा दिया है कि वो हार के डर से हुकूमत का मुकाबला करना ना छोड़ें। यानी सीधा सीधा बिलावल का इशारा अदम एतमाद की तहरीक कामयाब और नाकामयाब होने की तरफ था और बिलावल अपोजिशन को समझा रहे हैं कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती है तो हम दोबारा नए सिरे से हुकूमत पर वार करेंगे, जबकि इमरान खान को तो हर बार अपोजिशन से जीतने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। बिलावल का मतलब ये कि अदम एतमाद की तहरीक लाने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, कल जरदारी और मौलाना फजल रहमान में एक अहम बैठक हुई, उसकी अब अंदरूनी कहानी जरा सुनिएगा। खबरों के मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी को 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का मशवरा दिया और मौलाना ने यह मशवरा इसलिए दिया क्योंकि मौलाना के बकौल दो अलग अलग लॉन्ग मार्च करने से अपोजिशन के आपस में तकसीम होने का तासुर उभरेगा। इसलिए मौलाना ने जरदारी साहब को मशवरा दिया कि पीपल्स पार्टी अलग लॉन्ग मार्च करने के बजाय अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर लॉन्ग मार्च में शिरकत करे। अब इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि जो मौलाना मजबूरी के तहत पीपल्स पार्टी को एक बार फिर से गले लगाने को तैयार हो गए हैं। लेकिन अब एक और खबर कि जरदारी साहब अलग मार्च और धरना करने से दस्तबरदार नहीं हुए, इसलिए PDM ने अब पीपल्स पार्टी के इस धरने की हिमायत का ऐलान कर दी है। अच्छा, इस मुलाकाती की अंदरूनी खबर यह भी है कि जी पहले मरकज़ में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या फिर पंजाब में। अब इस हवाले से मौलाना और जरदारी की जो राय है वो तकसीम दिखाई देती है और मौलाना तो जरदारी साहब को ये तजवीज़ दी कि जी पहले इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और फिर यानी मौलाना साहब सीधा सीधा इमरान खान साहब की कुर्सी पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन जरदारी साहब ऐसा नहीं चाहते हैं। जरदारी साहब क्या चाहते हैं? जरदारी साहब पहले वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के ख्वाहिशमंद हैं और ज़राए ये बताते हैं कि तहरीक अदम एतमाद पहले मरकज़ में लाई जाएगी या पंजाब में। इस हवाले से मौलाना और जरदारी में इत्तफाक अभी तक नहीं हो सका।
अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने मरकज़ और पंजाब में एक साथ अदम एतमाद की तहरीक जो है जमा करवाने की भी तजवीज़ दी। अब अपोजिशन के दरमियान ये एक सिचुएशन कह ले कशमकश ये पैदा होगी कि आखिर तहरीक के अदम एतमाद पहले किसके खिलाफ लाई जानी चाहिए। और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से भी आज उन्होंने मुशावरत की और जरदारी साहब और मौलाना साहब में होने वाली जो मुलाकात है उसमें नून लीग की जानिब से तहादियों की बजाय हुकूमती नाराज़ अरकान को साथ मिलाने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। अच्छा, एक और खबर कि दोनों फरीकैन में ये बात हुई है कि अगर हुकूमती अरकान की हिमायत अपोजिशन को हासिल हो जाती है तो फिर इसके बाद अपोजिशन को हुकूमती इत्तेहादियों को भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद मौलाना और जरदारी साहब दोनों ने हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। अच्छा, और तौर अब सदर के मुआवजे की जो तजवीज़ है वो भी सामने आ गई है। अब इस अहम सियासी बैठक का नतीजा निकाला जाए तो साफ जाहिर है कि अब तक पीपल्स पार्टी और JUI में किसी अहम बात पर इत्तेफाक नहीं हो सका और कुछ सियासी हैं वो तो अब ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक पर ही दोनों जमातों के दरमियान फिर से कन्फ्यूजन बढ़ने के इम्कानात हैं और बढ़ गए हैं। यानी शायद इसी को देखते हुए शेख रशीद साहब ने क्या कहा कि जी अपोजिशन को होश के नाखून लेने चाहिए वरना अपोजिशन खुद अपना बड़ा नुकसान कर बैठेगी। ज़रा सुनिएगा शेख साहब को। जी, तो सुना आपने शेख साहब को। शेख साहब कहते हैं कि अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाए या ना लाए दोनों सूरतों में मसला अपोजिशन के लिए ही होगा। और शेख रशीद साहब इशारों में अपोजिशन को पैगाम दे रहे हैं कि जी 172 वोट अपोजिशन को मिलना नामुमकिन सी बात है और अगर अपोजिशन 172 वोट लाने में नाकाम हो गई तो फिर ये मुख्तलिफ बहाने बनाएंगे। और शेख रशीद सियासत को मुमकिनात का खेल करार दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर इमरान खान की सियासत की वजह से मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ में 14 साल बाद मुलाकात हो सकती है तो इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं और दोस्तों में इख्तिलाफात होते रहते हैं, लेकिन इन इख्तिलाफात का ये मतलब नहीं कि आपस में लाताल्लुकी ही हो जाए। अच्छा, अपोजिशन ने जहांगीर तरीन पर नज़रें जमाई हुई हैं, लेकिन जहांगीर तरीन ने अपोजिशन को आपको पता है कि क्या जवाब दिया और हुकूमत के बकौल अब अपोजिशन बौखलाहट में बिला वजह हुकूमत की हर बात में हर कानून साजी पर तनकीद कर रही है। जैसे कि मरियम औरंगजेब साहिबा पीका कानून पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है। ज़रा सुनिए। जी, तो सुना आपने। अब पीका कानून को मरियम औरंगजेब काला कानून कह रही हैं, सहाफ़त पर हमला करार दे रही हैं और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि जी नून लीग और दीगर अपोजिशन जमातें पीका कानून की आड़ में ये तासुर देने की कोशिश करेंगी कि ये हुकूमत फाशिस्ट है, ये हुकूमत हिटलर से भी बुरी है, इसलिए अब इस हुकूमत का जाना जो है नागुज़ीर हो चुका है। यानी पहले अपोजिशन के पास महंगाई का हथियार या महंगाई का कार्ड मौजूद था, लेकिन अब ये कानून भी मौजूद है, पीका कानून, और अपोजिशन हुकूमत की कमज़ोरी बना रही है इसको और इस कमज़ोरी पर खूब खेलना चाहती है। जैसे कि शाहिद खान अब्बासी साहब कुछ फरमा रहे हैं इसके हवाले से, ज़रा सुनिएगा। सुना आपने अब्बासी साहब को वज़ीर आज़म के घबराने नहीं वाले बयान को तंज कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म अवाम को कहते हैं कि घबराना नहीं है, लेकिन बकौल अब्बासी साहब के वज़ीर आज़म के घबराने का अपना वक्त शुरू हो गया है। और अब्बासी साहब चेयरमैन नैब पर आपको पता है हमेशा तनकीद करते हैं, जब भी बात करते हैं मीडिया से तो उन्होंने एक बार फिर से उन पर वार किए हैं कि जी चेयरमैन नैब अपने असासों का हिसाब दें। हम तो अपना हिसाब दे चुके हैं और आगे भी हिसाब देने को तैयार हैं, लेकिन अब हिसाब देने की बारी चेयरमैन नैब की है। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब अदम एतमाद की तहरीक पर गैर यकीनी का शिकार नजर आए। यानी सियासी सूरत को देखा जाए तो गैर यकीनी के जो बादल हैं बाकायदा छाए हुए नजर आ रहे हैं और सिंध में भी गैर यकीनी की सूरत हाल ने डेरे जमाए हुए हैं। खुसूसी तौर पर कराची का जो अमन है वो एक गाँव पर लगता हुआ नजर आ रहा है और शेख रशीद साहब इस पर तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। शेख साहब का क्लिप चलाइएगा ज़रा। अब कराची में आपको पता है जराइम जो वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। शेख रशीद साहब इसी पर तबसरा करते हुए कह रहे हैं कि कराची में हालात ख़राब हैं और लगता है कि वहाँ कोई कानून नहीं रहा है, इसके नतीजे बुरे निकल सकते हैं। और वज़ीर आला सिंध कहीं तो कराची के जो थाने हैं वहाँ पर भी रेंजर्स लगाने को हम तैयार हैं, वो कहें तो, और यहाँ रेंजर्स की फोर्सेज बढ़ाने को तैयार भी हैं। यानी विफाक ने सिंध हुकूमत को मदद की पेशकश की है। अब देखना ये है कि सिंध हुकूमत का इस पर क्या जवाब आता है। लेकिन विफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को ताउन की पेशकश करके बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है। नासिर हुसैन शाह साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। सुना आपने शाह साहब को। अब अच्छा, हाल ही में मुराद अली शाह साहब ने भी एक बयान दिया था कि जी कराची में जराइम बढ़ने की वजह मुआशी अदम इस्तेहकाम है और उनके इस बयान को आपको याद है कि सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया था। खैर, सिंध हुकूमत जराइम से निमटने के लिए अपनी कोशिश कर रही है और पूरी उम्मीद भी है कि वो अपनी इन कोशिशों में कामयाब भी हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि कब, क्योंकि अब तो दिन दिहाड़े लूटमार शुरू हो गई है और हमारे जो रहबर हैं वो एक दूसरे पर बर्तरी ले जाने के चक्कर में हैं और उनको कोई फिक्र नहीं है आवाम की और सियासी कॉम्प्लेक्स से बाहर आने को तैयार ही नहीं है हमारे सो कॉल्ड रहबर।
इन्हें मेरे ख्याल से रवैया बदलना होगा, क्योंकि मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ कि जब तक नहीं बदलेंगे, खुद को नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला। तब्दीली अपने रवैयों में इनको लानी होगी, तभी अवाम की जो किस्मत है वो भी बदलेगी और मुल्क जो मसाइल से दो चार है उन मसाइल से भी हम बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर ये खुद को नहीं बदलेंगे, इसी तरह चलते रहेंगे जैसे चल रहे हैं कई सालों से, अपने आप को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अवाम एक दिन इनसे क्या उठेंगे, कब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लगता है कि जी ऑपोजिशन माजी के तमाम जो गिले शिकवे हैं वो भुलाकर सिर्फ इस हुकूमत के खात्मे के लिए कोशिश हैं, और इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की, और ये वही आसिफ अली जरदारी हैं जिन पर मौलाना ने इल्ज़ाम लगाया था कि पीपल्स पार्टी ने PDM इत्तेहाद की पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन अब शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब को लगता है कि पीपल्स पार्टी के बगैर PDM के पास हुकूमत गिराने के लिए नंबर पूरे नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि जब हुकूमत में आया तो काबीना को कहता था घबराना नहीं है, और आज अपोजिशन को कहता हूँ कि घबराना नहीं है। अच्छा, हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही बड़े पूरे एतमाद नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जीत आखिर किसकी होगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन तजिया का उसामा गाजी मौजूद है। उसामा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। उसामा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आसिफ अली जरदारी को तजवीज़ दी कि पीपल्स पार्टी अलग अलग जो लॉन्ग मार्च है वो करने के बजाय अपोजिशन जमातों के साथ लॉन्ग मार्च में शरीक हो। अगर पीपल्स पार्टी मान जाती तो क्या फिर इस बात को लेकर हुकूमत कहीं घबरा रही है, चले ऊपर ऊपर से नहीं अंदर अंदर से घबरा रही है? कोई भी पीपल्स पार्टी के पीछे नहीं चलना चाहेगा, क्योंकि जितना भी आप कर लेंगे जी PDM साथ आ गई है, ये हो गया कि, लेकिन जो शो है वो तो फिर पीपल्स पार्टी के नाम रहेगा। और उससे भी ये लग रहा है कि इन्होंने इसी के दौरान ये चाह रहे हैं कि अदम एतमाद भी हम ले आएँ, तो वो तो फिर सारा कहें पीपल्स पार्टी कहेगी कि देखिए हमने माहौल बनाया था और अदम एतमाद की तहरीक भी फिर हमारे तरफ आई, तो वो फिर दूल्हा जो होता है वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बन जाएगी, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी बन जाएंगे। और ये PDM को मेरा ख्याल है किसी तरह से मंजूर नहीं होगा। अगर वो हिमायत कर भी देते हैं तो वो सिर्फ ये होगा कि पार्टिसिपेशन उस तरह की नहीं होगी, बस कह देंगे हाँ जी हम भी पीपल्स पार्टी के साथ हैं, बस दैट्स इट। ठीक है। अच्छा उसामा, ये जो तहरीक अदम एतमाद है, ये अपोजिशन जो है वो इत्तेहादियों से भी राब्ते कर रही है, और अब आपको लगता है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो वाकई इमरान खान साहब का साथ देगा? मतलब ज़ाहिर तो उन्होंने कह दिया था कि हम इमरान खान साहब के साथ ही हैं, तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं, हम तो कभी अलग ही नहीं, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। लेकिन फिर अंदर से खबरें आ जाती कि उनसे मुलाकातें भी हो रही हैं और आगे भी एक्सपेक्टेड हैं। अगर आप देखें हमारे जितने भी सियासतदान हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी के साथ जरूर रहे हैं। इमरान खान साहब की अगर मिसाल ले लें, जिन लोगों के खिलाफ ये बात करते थे, चाहे वो काफ लीग है, चाहे वो MQM है, कोई और, बनाई ना, बहुत से लोग जो माजी में पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ होते थे, आज उनके साथ हैं, उनकी काबीना में भी आपको मिलेंगे। तो इस लिहाज से अगर देखें तो हमारे यहाँ सियासत में कोई अजीब बात नहीं होती कि किसी भी वक्त कोई भी कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये तो जिस दिन मार्के का दिन आना है, जिस दिन तहरीक अदम एतमाद आनी है, जिस दिन उस वोटिंग का दिन होगा, तब पता लगेगा, तब सब अपने अपने पत्ते खेलेंगे। लेकिन तैयारी दोनों तरफ से है और बड़ी भरपूर है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जी अदम एतमाद ले आएंगे और अच्छा फिर मैं देखूंगा कि इन्होंने नंबर पूरे करने हैं तो हम बैठकर देख रहे होंगे। नहीं, उन्होंने भी इनके नंबर पूरे नहीं होने देने, और इस बात का भी इनको अंदाजा है, इसलिए अपने पत्ते शो नहीं कर रहे। लेकिन ये मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप मेरे से कहें कि आपका किस तरफ है वोट, तो मेरा ख्याल है कि आसान नहीं हुकूमत को गिराना, आसान नहीं है हुकूमत को गिराना इमरान खान साहब के खिलाफ। अच्छा, अपोजिशन के जो लोग समझ बूझ रखते हैं, बहुत ज़्यादा जो मेच्योर हैं, तजर्बाकार हैं, ये बात ऑफ द रिकॉर्ड या कई दफ़ा ऑन रिकॉर्ड भी ढके छुपे अल्फाज में आ जाती है सामने कि शायद वाकई इतना आसान नहीं होता हुकूमत को गिराना। इतना आसान होता तो ये कब के, बल्कि ऐसे तजियाकार जो मतलब जो हुकूमत के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते हैं, हमेशा तो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हैं। अपोजिशन की कुछ जमातों के साथ उनके नाम भी जोड़े जाते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, वो तक ये कह रहे हैं अपने कॉलम्स में कि हुकूमत गिराना आसान नहीं है। ऐसा ही है। देखिए, जो उनके बस में था आसानी से वो तो था इस्तीफे दे देते, ठीक है ना। आप खुद, आपके हाथ में ना, कोई आपको रोक नहीं सकता। जब आप अपने लोगों से इस्तीफे नहीं दे सके, अब आप कह रहे हैं कि आपने दूसरे लोगों को इस चीज पर कायल करना है और उसके लिए गिव एंड टेक होना है। ना सिर्फ इस बात पर गिव एंड टेक होना है कि जनाब आप हमारे साथ आएंगे, बिल मंजूर हो जाते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? अच्छा, जिस दिन की तो मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त सबूत ये है जी, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। जिस दिन ये सारी मुलाकातें हो रही थी, जिस दिन ये सब जनाब ये गेम उठेगी और जिस दिन फैसले हो रहे थे कि जी फैसला हो गया है, उस दिन भी सेनेट से जनाब हुकूमत बिल पास करवा गई थी, जहां पर हुकूमत की माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी में अपोजिशन। तो इसलिए उस दिन कौन किसके साथ होता है, कौन सी गेम किसकी तरफ जाती है, उस दिन पता लगेगा। दावों की अगर बात है तो मियां जवेद लतीफ साहब ने कहा जी 100 बंदे तहरीक इंसाफ के जो हैं इस वक्त, जो तहरीक इंसाफ के साथ हैं वो हमारे साथ है 100। तो फिर आपको इत्तेहादियों के पास जाने की जरूरत क्या है? 1900 से आप काम चला लें, फिर आपको क्या जरूरत है कि परवेज इलाही साहब को हाँ जी वज़ीर आला बनाना है, नहीं बनाना। और देखिए, इतना आसान नहीं होगा कि आप कहेंगे अच्छा जी इमरान खान साहब माइनस हो गए, लेट्स सपोज, तो उसके बाद अब आपने 1.5 साल हुकूमत चलानी है या नया कोई वज़ीर आज़म आएगा और वो आकर
क्या करेगा, इलेक्शन की तरफ जाएगा, कहेगा जी असम्बलियां खत्म कर दे, तो फिर इमरान खान से ही करा लें असम्बलियां खत्म, अगर इलेक्शन में ही जाना है तो फिर इमरान खान ही अनाउंस कर देंगे। तो चाहती कि नया इलेक्शन ही हो। हाँ जी, लेकिन अगर परवेज इलाही साहब आ जाते हैं पंजाब में तो वो चाहेंगे कि नया इलेक्शन हो जाए, या वो कहेंगे अब मैं आ गया हूँ, वज़ीर आला बन गया हूँ, तो 1.5 साल तो मैं गुजारूँ ना, आगे की तो आगे देखी जाएगी। और इसी तरह से क्या पीपल्स पार्टी ये सोचेगी कि हाँ जी 1.5 साल हम सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे देते हैं, सिंध हुकूमत की उन्होंने पहले नहीं दी इस्तीफों के लिए, अब वो दे देंगे। और क्या मियां नवाज शरीफ साहब ये कहेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी वाजे कर रही है कि नून लीग आए विफाक में, यानी उनको भी अंदाजा कोई आसान नहीं है। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम इमरान खान साहब को अदम एतमाद से निकालने के बाद जो नए वजीर आजम के लिए मुस्लिम लीग नून को ऑफर कर दी है। हाँ। और अगर देखा जाए तो किसी किस्म का एहसान तो नहीं है ना उनके ऊपर, मतलब उनकी तादाद अगर देखी जाए बहुत जबरदस्त आपने बात की, लेकिन वो जरदारी साहब, एक जरदारी सब पे भारी, हाँ। वो कह रहे हैं विफाक आप रखो, तो नहीं है ना, मतलब अगर देखा टेक्निकली भी देखा जाए तो फिर अगर इस तरह होता है तो फिर उन्हीं का बनता है। हाँ, वो लेकिन उनको पोजीशन तो ऑफर कर रहे हैं, जबकि राजा परवेज अशरफ साहब का भी नाम आ रहा था, मगर पंजाब नहीं दे रहे ना नून लीग को। हाँ, और पंजाब ही मेन गेम है, मेन गेम है। वो कहते हैं विफाक में आपका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, लेकिन यहाँ पंजाब में जो है ना परवेज इलाही, बिल्कुल, तो वो परवेज इलाही के साथ, क्योंकि नून लीग को पता है कि भाई यहाँ हमने एक दे दिया और ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है, आखिरी वक्त तक ट्रस्ट डेफिसिट है, ये एक दूसरे पर एतबार नहीं करते, एतमाद नहीं करते, वो खुद मानते हैं। नून क्या कहती है कि जनाब जब ये सेटअप एक दफा खत्म हो गया ना, हमारा मुकाबला तो पीपल्स पार्टी से है, पीपल्स पार्टी कहती है हमारा मुकाबला नून लीग से है। पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी ने रिवाइवल लेना है तो आपका ख्याल है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ना है, या उनके वोट बैंक को करना है, या नून लीग की तरफ जाना है? जब वो पंजाब में डेरा लगाते हैं जरदारी साहब, हमेशा उनका फोकस किस तरफ होता है? नून लीग की तरफ होता है, नून लीग के लोगों की तरफ होता है। बलूचिस्तान में उन्होंने किन के लोग तोड़े हैं? तहरीक इंसाफ के तोड़े हैं, दो सबसे बड़े लोग, साबिक वज़ीर आला नून लीग का असनाउल्लाह ज़हरी, साबिक वफाकी वजीर अब्दुल कादिर बलोच साहब, वो नून लीग के लोग, तो उन्होंने तो डेंट उनको डालना है। तो ये अभी भी बदइत्मादी है कि हाँ अच्छा हम इनको निकाल तो लें, उसके बाद देखेंगे। सिचुएशन है, बड़ी ड्रामेटिक सिचुएशन है कि एक दूसरे को डेंट डालने वाले चले हुकूमत गिराने, इसीलिए तो मैंने सबको इकट्ठा कर दिया। वो कुछ एक लफ्ज़ भी बोलते हैं वैसे। हाँ, ये बात हकीकत है कि इस दफा सबसे ज्यादा जो सीरियस एफर्ट है वो ये है, क्योंकि स्ट्रीट पावर हो, जो भी हो, जो पार्लियामेंट के अंदर बात हो रही होती है, जिस तरह आप एक स्पीच कर रहे हैं बाहर जलसे जुलूस में, एक उसका इंपैक्ट है, या एक जो पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका इंपैक्ट बहुत फर्क होता है। जो पार्लियामेंट के अंदर, जो सेनेट के अंदर जो कुछ हो रहा है उसका एक अलग, अब वो जो रास्ता है, हाँ जी, अब वो रास्ता लेकर आ रहे हैं पार्लियामेंट से, तो ये बड़ा एक सीरियस है। और ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब संजीदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इमरान खान साहब हर हमले के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि कहीं से भी हो सकता है, वो अपनी तैयारी करें। अभी वज़ीर आला पंजाब को टास्क दे दिया हुआ है कि उन्होंने तरीन ग्रुप से भी मिलना है, उन्होंने पीपल्स पार्टी के लोगों से भी वो मिल रहे हैं जो पंजाब में हैं, हर बंदे से, काफ लीग से भी, सारों को। तो वो कोई ये नहीं कि आप यानी जो नाराज है उससे पूछा जाएगा कि क्यों नाराज हैं आप। हाँ, इसमें सुस्ती किसी वक्त भी कहीं से भी वार हो सकता है। उसामा गाजी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। रूस और यूक्रेन के तनाज़े की वजह से मगरबी ममालिक और रूस के जो ताल्लुकात हैं मज़ीद ख़राब हो चुके हैं, और इस तनाज़े की वजह से पहले आलमी मंडी में तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ी थी, और अब तो हालात इतने कशीदा हो गए कि जंग का ख़तरा भी मंडलाने लगा है। इतलात के मुताबिक इस वक्त रूस की 1,30,000 फ़ौज यूक्रेन की सरहद पर मौजूद है, जबकि 30,000 रूसी फ़ौजी बेलारूस में मौजूद हैं। अच्छा, रूसी सदर ने मशरक़ी यूक्रेन में बागियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों को बतौर आज़ाद रियासतें तस्लीम करने का फैसला करते हुए फ़ौज भेजने का हुक्म दिया है। अमेरिका ने रूस के इस मौक़िफ़ को सख्त अल्फाज में रद्द करते हुए कहा है कि रूस जंग के बहाने तलाश कर रहा है, जबकि यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी के जो चीफ हैं उन्होंने कहा है कि जी रूस पर पाबंदियों का पैकेज तैयार कर लिया गया है और अब सिर्फ रूस का यूक्रेन पर हमला जो है वो पहले हमले का इंतजार है। इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान में यूक्रेन के सफीर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि जी पाकिस्तान मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करे और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दौरा रूस में रूसी क़यादत के साथ मामला उठाएं। अच्छा, दूसरी जानिब रूसी टीवी को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा और हम रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के ख़्वाह हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उनके मुताबिक यूक्रेन के जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने यूक्रेनी फ़ौजियों को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। तो अब अगर जंग की तैयारी का वो हुक्म दे रहे हैं तो हालात आगे आप किस जानिब जाते देख रहे हैं? डॉक्टर फिज़ा, ये एक बड़ी क्रूशल स्टेज है और ख़ास तौर पे इस मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो रशिया जा रहे हैं, ये भी बहुत आम और तारीखी विज़िट है कि देखने के वहाँ जाके वो कैसे बैलेंस क्रिएट करते हैं। अगर आप कहते हैं कि हम किसी के अलाइनमेंट में नहीं जाना, तो फिर आप वहाँ जाके कैसे रशियन प्रेसिडेंट को आप उनको जो है वो मुत्तफ़िक कर सकेंगे, उनको तसल्ली दे सकेंगे। और साथ ही साथ
इस वक्त पाकिस्तान ने ये भी कहा कि जी हम बिलीव इन सॉवरेनिटी ऑफ यूक्रेन, जिस पे यूक्रेन की हुकूमत बड़ी खुश है, और शायद वो जाके प्राइम से तैयारी करके जा रहे हो कि वहाँ जाके प्रेसिडेंट से बात भी करेंगे, रशियन प्रेसिडेंट से, कि कोई किस तरीके से इसका हल निकल सकता है ताकि जो इस वक्त लड़ाई के बादल मंडला रहे हैं वो ख़त्म हो सकें। एक बात याद रखें, लड़ाई रशिया नहीं चाहता, लड़ाई अमेरिका चाहता है। अमेरिकन इंटरेस्ट है कि रशिया वहाँ पर इन्वेड करे, उसके बाद वहाँ पर लड़ाई हो। लेकिन बात यह कि तनाज़ा हुआ क्यों, सोचने की बात की है कि वाई अमेरिका ने जाके वहाँ पर यूक्रेन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, वहाँ पर वेपन भेजे, एमुनिशन भेजा, फ़ौज अपनी उन्होंने पोलैंड में भेज दी है, जर्मनी में भेज दी है, लिथुआनिया में भेज दी है, सब जगह जाके। तो एक किस्म का उनको, रशियन को ये इतराज़ है कि आप रशिया ये यूक्रेन में आके हमें एनसर्कल कर रहे हैं। उनकी क्या डिमांड है? दो डिमांड है सिर्फ, कि एक अपना वेपन एमुनिशन से निकाल लें। आपने पहले वायदा किया था कि कोई भी वारसा पेट कंट्री को आप नेटो में नहीं लेंगे, इनको यूक्रेन को नेटो का हिस्सा मत बनाएं, और यहाँ पर जो फौजी हमने उतारी हैं सर्कल करें, वेपन एमुनिशन मत भेजें, और रशिया को कोई इतराज़ नहीं है। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि क्या इंटरेस्ट है अमेरिका का। अमेरिका चाहता है कि वहाँ पर लड़ाई हो, वहाँ पर यूक्रेन पे रशिया अटैक करे, इसलिए वो हाइप क्रिएट कर रहा है, रोज़ाना की बात कर रहे हैं, ग्राउंड बनानी जा रही है, नैरेटिव बनाया जा रहा है। और अल्टीमेटली अगर लड़ाई हो जाती है तो फ़ायदामंद इसमें अमेरिका होगा। नंबर 1, सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे, उसके बाद एक रशिया को अपनी प्रॉब्लम में घेर देंगे, और साथ ही साथ अमेरिका की वॉर मशीनरी जो है दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी। दे वांट कॉन्फ्लिक्ट और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ताकि उनकी वॉर मशीनरी जो वो बनती रहे, फैक्ट्रियाँ चलती रहें, वो उनके जो प्रेशर आता है वो उनका ख़त्म होता रहे। अब यहाँ पर पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट है ये बहुत अहम है। अब ये जाके इन्होंने ये देखना है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कि वहाँ जाके क्या डिस्कस करते हैं। ज़रूर आई एम श्योर कि उनको एज अच्छे स्टेटमेंट के तौर पे उनको ज़रूर ये कहना चाहिए कि अगर वी कैन सपोर्ट और हेल्प टू मेडिएट बिटवीन टू कंट्रीज वी आर ऑलवेज रेडी, ताकि ये पाकिस्तान का और नाम मुझे जो हमेशा हम कहते हैं कि हम पीस के लिए हर वक्त मौजूद हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाएंगे, और यही बात करने की ज़रूरत है। फिर हमारे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं यूक्रेन के साथ, यूक्रेन से हमारे बहुत ज़्यादा जो हैं वो फ़ौजी ताल्लुकात हैं, काफ़ी उनके UT-80 टैंक्स हमारे पास हैं, फिर उनके और बहुत सी गन्स हमारे पास हैं, वो हमारे उनसे बहुत मुआहदे चलते रहते हैं। वो बहुत बड़ी उनके पास ये मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर उनके पास ज़राअत में गंदम वो दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान उनसे गंदम लेता है। तो लेकिन हमें इस वक्त रशिया की विजिट को पूरा फ़ायदा उठाना है। हमने प्रेसिडेंट पुतिन से जाके ज़रूर मुज़ाकरात करने हैं, और जो एक नई अलाइनमेंट बन रही, नॉट कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं, बट वी मस्ट नो कि नई अलाइनमेंट्स क्या बन रही हैं। हमने दोनों ब्लॉक्स के साथ किस तरीके से ताल्लुकात रखते हैं, इंगेजमेंट अमेरिका के साथ भी रखनी है, उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। साथ ही हमें चाइना रशिया के साथ जो एक अलाइनमेंट नहीं बन रही वो हमें कितनी ज़रूरत है, क्योंकि चाइना ने भी ओपनली रशिया की सपोर्ट कर दी है। तो इस लिहाज से ये बहुत अहम विजिट है। लेट्स सी कैसे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं। और फिर पाकिस्तान रशिया ये भी चाहता है कि पाकिस्तान को पाइपलाइन जो है, गैस पाइपलाइन बिछा के दें कराची टू कसूर, और ये तकरीबन 1100 किलोमीटर है। तो ये बहुत अहम पाकिस्तान की इकोनॉमिक तरक्की में बहुत ज़्यादा इसका अहम रोल होगा। ठीक है। अच्छा बिगट साहब, रूस के खदशात की अगर मैं बात करूं तो रूसी सदर पुतिन चाहते हैं कि जो नेटो फोर्सेस जो हैं मशरकी यूरोप ने अपनी फौजी सरगर्मियां बंद कर दें, और मगरिब को खबरदार भी किया है कि जी नेटो में जो यूक्रेन को शामिल ना किया जाए। तो क्या रूस को शक है कि मगरिब उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है या बहुत बड़ा कोई महाज बना रहा है? यही तो उनकी एप्रीहेंशन है। देखें, जब ये रशिया ये सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ था तो एक अमेरिका से ये बात हुई थी कि आप कोई ईस्टर्न ब्लॉक के मुल्कों को आप नेटो में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन ये इन्होंने जाके आप पोलैंड में भी अपनी फ़ौज उतार दी है, उसके बाद जाके लिथुआनिया वगैरह में भी ले गए हैं, उसके बाद ये जाके चाह रहे हैं कि अब यूक्रेन में भी फ़ौज भेजना, फ़ौज तो नहीं भेज रहे हैं लेकिन सारा साजो सामान भेज रहे हैं, सर्वेलेंस इक्विपमेंट भेज रहे हैं। वो उनके ये खदशात हैं जी कि हमें ये इनसर्कल कर रहे हैं, नेटो आके हमारी बाउंड्री के ऊपर, सर के ऊपर बैठ गया है, एंड ये हमें पूरा सर्वेलेंस करेंगे। इट इज़ वेरी सीरियस थ्रेट टू देयर नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है। अच्छा बेटे साहब, एक और अहम खिलाड़ी चीन,
अगर चीन की मैं बात करूं तो चीन बरसों से रूस का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है और ये जो दो तरफा तिजारत है ये गुज़िश्ता साल 147 अरब डॉलर की बुलंद तरीन सतह पे पहुंची और चीन ने हालिया दिनों में वाज़ेह भी किया है कि जी वो मॉस्को के खदशात की हिमायत करता है। तो चीन के किरदार पर आपका क्या तज़िया, चीन के किरदार को कैसा देखते हैं सिचुएशन में? चाइना इज़ वेरी क्लियर दैट चाइना इज़ सपोर्टिंग आउटराइटली रशिया। ख़ास तौर पे पहले ही अमेरिका का और चाइना का तनाज़ा चल रहा है इकोनॉमिक वॉर में, वॉर ऑफ इकोनॉमी में, इसलिए वो उनकी लाइनमेंट बड़ी क्लियर है। और यही अमेरिका की तशवीश है कि अगर चाइना, सेंट्रल एशिया, रशिया, उसके बाद ये हमारा रीजन, ईरान, ये सब अगर एक ब्लॉक में चले जाते हैं, इससे अमेरिका के इंटरेस्ट को बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और चाइना ने बड़ा क्लियर कह दिया कि वो, उन्होंने अभी भी कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि वी विल सपोर्ट इन अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस रशिया को। वो इस वक्त बात सही है। तो आई थिंक ये बड़ी क्लियर उनकी अलाइनमेंट है इस वक्त। अच्छा बीर साहब, इमरान खान साहब ने इख्तिलाफात के खात्मे के लिए भारतीय जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है उसको टीवी पर मुबाहसे का बाकायदा चैलेंज किया है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? करेगा वो चैलेंज एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी? आई थिंक कभी भी नहीं करेगा। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बिल्कुल बॉल उनके कोर्ट में डाल दी है रशियन उसको इंटरव्यू देते हुए कॉरेस्पॉन्डेंट को। और इस नरेंद्र मोदी ने के पास लॉजिक कोई है ही नहीं है। व्हाट ही विल टॉक, सबमिसिव, और उसके बाद कनिंग पर्सन, और उसके बाद कोई लॉजिक नहीं है सवाई आरएस को जो एक एजेंडे को लेके चल रहा है और 4-5 का टोला उसको सपोर्ट करता है। वहाँ पर वो सेकुलर जो एक उनका एक पहचान थी सेकुलरिज्म, वो भी ख़त्म हो गई है। अब उनके पास सिर्फ यही किया कि हिंदू स्टेट, नेशनल स्टेट, और उसको हमने आगे लेके चलना है। तो ये आई थिंक दुनिया इसको जो है वो अपोज कर रही है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, दुनिया इसके खिलाफ बात करती है। तो मोदी हैज़ नथिंग टू टॉक ऑन इन डिबेट विद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, इसलिए वो किसी हालत में भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।